हेलो। हेलो, हाय सर। हाँ जी, क्या हाल चाल। बस बढ़िया सर, आपके क्या हाल है सर? बस बिल्कुल ठीक है। करें स्टार्ट आगे। हाँ जी सर। सर 2 मिनट पहले पीछे का एक बार कन्वेक्शन रिवाइज कर लो, मैं रिवाइज नहीं किया था एक्चुअली। हाँ, कन्वेक्शन में क्या। तो बस ब्रीफ में थोड़ा सा बता दो। अच्छा, दोबारा से बताऊं कन्वेक्शन सर या बस ब्रीफ में बता दो, रिवाइज कर लेना ना एक बार बस। कंडक्शन या कन्वेक्शन। सर कंडक्शन कर लेते, क्योंकि कंडक्शन मेन था, हमने काफी ब्रीफ उसमें किया। कंडक्शन में अभी थोड़ी सी और प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। हाँ जी। तो कंडक्शन में बेसिकली जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो थ्रू अ मटेरियल मीडियम हो रहा है। हाँ जी। इसके अंदर अगर मेरे पास यहाँ पे एक सपोज कोई सोर्स है और ये हाई टेम्परेचर पे है, हाँ जी। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कोई सिंक है ये लो टेम्परेचर पे है, हाँ जी। और मैं मान रहा हूँ कि ये सोर्स और सिंक इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी रखते हैं, सच दैट इनका टेम्परेचर चेंज नहीं करता है इनसे हीट लेने या इनको हीट देने पर। हाँ ठीक है। जी सर। ये एक कमरा है और उस कमरे की दीवार के अंदर जो एम्बियंट टेम्परेचर है, सपोज आपने हीटर चला के या एसी चला के एक टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, और दीवार के बाहर ओपन एटमॉस्फेयर है, वहां पे एक एटमॉस्फेयर की वजह से कुछ टेम्परेचर मेंटेन्ड है। तो कमरे हाँ के जी। अंदर का टेम्परेचर भी आपने मेंटेन किया हुआ है, बाहर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी मेंटेन किया हुआ है। तो आपके रूम की वॉल के अक्रॉस हीट का फ्लो हो रहा होगा। तो ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ ये आपके रूम की वॉल हो गई। हाँ ठीक। जी सर। और इस वॉल में से एनर्जी, हीट एनर्जी ट्रेवल करके जा रही है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ठीक। हाँ जी। अब इसमें दो बेसिक चीजें आपको समझनी है। एक तो मैं टर्म डिफाइन करता हूँ, रेट ऑफ हीट फ्लो, मतलब कितनी एनर्जी पर सेकंड हमारे सोर्स से दीवार में एंटर की, हाँ जी। या कितनी एनर्जी पर सेकंड हमारी वॉल से सिंक में एंटर की। मतलब ग्रेट सर। कुल मिला के कितना ऑन एन एवरेज एनर्जी का ट्रांसफर हुआ पर सेकंड सोर्स से सिंक की तरफ थ्रू दिस वॉल, उसको मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट हाँ जी। करंट, रेट ऑफ हीट फ्लो। हीट फ्लो। इसको हम हीट करंट भी बोल देते हैं। ठीक। हाँ जी। और ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, हीट करंट, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। ये डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा थिकनेस के, वॉल की। हाँ जी। और और थिकनेस को आप किसी वैल्यू से लेबल कर सर। लो, कुछ भी ले लो, डी ले लो, एल ले लो, एल ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी सर। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने एरिया। वाला है एरिया के, जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है। तो एरिया ये वाला एरिया हुआ मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ जी सर। और ये डिपेंड करता है इस वॉल के मटेरियल के नेचर पे, और वो जो मटेरियल का नेचर है वो हमारी कहलाती है थर्मल कंडक्टिविटी। So that we can combine all these two, right? dq by dt is equal to k a t1 minus t2 over l। ठीक है। हाँ जी सर। अब इसमें ये तो मैंने बेसिक फॉर्मूला तेरे को बता दिया था। इसमें मैंने एक तो इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हाँ जी। इलेक्ट्रिकल एनालॉग क्या है इसका, तो इट इज करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। हाँ जी सर। आप इस क्वांटिटी को करंट मान लो और इस क्वांटिटी को पोटेंशियल डिफरेंस मान लो। तो हाँ जी। हीट करंट H विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, इसको मैं थर्मल रेजिस्टेंस बोलूंगा। ओके ठीक है। सर। और ये जो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये आ जाएगी L ओवर के ए। ठीक है। हाँ जी सर। सिमिलर टू R इक्वल्स रो
L/A, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये, हाँ जी सर, पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में। यस सर पढ़ा था। रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, को बोलते हैं कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, और रो को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है। हाँ जी सर। इसके अलावा इसमें और एक दो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो समझनी है आपने, वो ये कि जब इस वॉल में से हीट ट्रेवल करके जा रही है तो हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो स्टेडी स्टेट पे लिखते हैं। और स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है? तो स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि ये वॉल अपने पास कुछ हीट नहीं रख रही, जितनी इसको एक तरफ से मिल रही है उतनी आगे दे दे रही है। सर बट प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना ये। समझते हैं इस चीज को कि शुरू में जब मान लो अचानक से आपने एसी स्विच ऑन किया, हाँ जी। आप पहले कमरे में और बाहर टेम्परेचर सेम था, सर्दी की बात करते हैं, अब आपने हीटर ऑन कर दिया। हीटर ऑन कर दिया तो आपके रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देगा, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करने का वॉल्स के अक्रॉस हीट फ्लो करनी शुरू कर देगी। हाँ थोड़ी जी। देर तक तो रूम का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, उसके बाद रूम का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। ऐसा थोड़ा कि हीटर ऑन कर दिया तो टेम्परेचर परमानेंटली बढ़ता ही रहेगा, चीजें उबल जाएंगी, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। हाँ जी सर। थोड़ी देर के बाद एक टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। जब आपके रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो पहली तो आपने ये बात समझनी है कि आपने रूम में जो हीटर लगा रखा है वो जितनी हीट पर सेकंड जनरेट कर रहा है वो सारी की सारी दीवारों में से ट्रेवल करके बाहर चली जा रही होगी, तभी रूम का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा अब, हाँ यस सर। है ना। अगर रूम यस। उस हीट को जितनी हीटर से मिल रही थी सारी बाहर नहीं देता तो कुछ अपने पास रख लेता, अपने पास रख लेता तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता। हाँ जी सर। अब ऐसे ही ये जो दीवार है, शुरू शुरू में जब इधर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ रूम का, तो दीवार के लेफ्ट फेस का टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया। जब हाँ दीवार जी। के लेफ्ट फेस का टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया तो यहाँ से एनर्जी ट्रेवल करके इधर जानी शुरू हुई। अभी वहां नहीं पहुंची सिंक की तरफ, अभी बाहर नहीं पहुंची, अभी दीवार के अंदर ही है। जैसे जैसे ये दीवार के अंदर जाती जाएगी दीवार का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सर बढ़िया। तो शुरुआती दौर में दीवार रूम में से हीट ले रही होगी लेकिन उसको बाहर नहीं दे रही होगी क्योंकि अभी वो खुद गर्म हो रही है। यस सर। थोड़ी देर के बाद एक स्टेडी स्टेट आ जाएगी जब दीवार का टेम्परेचर और इंक्रीज करना बंद कर देगा। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कि वॉल गर्म होती ही चली जाएगी और मेल्ट कर जाएगी, है ना। हाँ जी सर। तो वॉल का टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, तो वो उसको मैं बोलता हूँ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? टेम्परेचर डज नॉट चेंज ओवर टाइम। तो ठीक है। यस सर। जब मेरा टेम्परेचर ने चेंज करना बंद कर दिया तो तो इसका मतलब ये हुआ कि दीवार ने हीट एब्जॉर्ब करनी बंद कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी उसको सोर्स से हीट मिल रही थी उतनी ही वो आगे सिंक को दे दे रही है। हाँ जी सर। इसी को तो हम डी क्यू बाई डी टी लिख रहे हैं ना। डी क्यू लिख रहे बाई हैं डी यस सर। टी ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोर्स से वॉल में कितनी आई या वॉल से सिंक में कितनी गई, है ना। हाँ जी सर। इनफैक्ट अगर मैं इस वॉल को एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री से दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं हाँ तो जी। इसके लेफ्ट वाला जो पार्ट है दीवार का उसका भी तो टेम्परेचर नहीं बदल रहा होगा ना, पूरी दीवार का ही नहीं बदल रहा तो इसका भी नहीं बदल रहा। हाँ जी। जब इसका टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो जितनी हीट इस लेफ्ट हाफ को मिल रही है उतनी ही आगे राइट हाफ को दे दे रहा होगा। हाँ जी सर देखा। और राइट हाफ भी यही कर रहा होगा, जितनी उसको लेफ्ट हाफ से मिल रही है उतनी सिंक को दे दे रहा होगा। हाँ जी। तो स्टेडी स्टेट में जो ये रेट ऑफ हीट फ्लो है इट इज सेम एट ऑल क्रॉस सेक्शंस। समझे? यस सर। इट इज सेम एट ऑल ऑल क्रॉस क्रॉस सेक्शंस। सेक्शंस। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक क्रॉस सेक्शन बनाया बिल्कुल मिडल में, हाँ एल जी। बाय टू इधर और एल बाय टू इधर,
और आपसे पूछा जाए यहाँ पे दीवार का टेम्परेचर कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? मैं यहाँ पे बना देता हूँ, दोबारा से बना देता हूँ एक फिगर यहाँ पे हाँ कि जी, इस वॉल को थोड़ा सा तेरे को 3D इफेक्ट दे देते हैं। तो इसके इस तरफ हाई टेम्परेचर हाँ T1 जी, है यस सर, और दूसरी तरफ लो टेम्परेचर T2 है यस सर, और इसकी लेंथ है L और ये सरफेस एरिया है इसका A, है ना? यस और सर, जिस मटेरियल की बनी हुई है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K और इसमें T1 से T2 की तरफ हीट फ्लो कर रही है। अब मैं ऐसे एक क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा और ये डिस्टेंस L/2 लिया हुआ है, ठीक है? हाँ जी सर। कैसे कैलकुलेट करेगा? सो पहले आधे पार्ट का T1 के साथ हीट फ्लो कंपेयर करेंगे, फिर जो T हमारा मिडल है T2 के साथ कंपेयर करेंगे, दोनों का हीट फ्लो तो सेम ही आएगा। तो dq/dt is going to be same across दी वॉल होल। half of the wall and the right half of the wall, है ना? हाँ जी सर, तो इक्वेट कर देते हैं। वही सर, K इज इक्वल्स टू a T1 माइनस T T1 minus T over L/2 is equal to KA T a माइनस T2 बाय L/2 L/2 ये आ गया, हाँ जी, ठीक है? यस सर, So the temperature डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम बात करें इन दी वॉल, हाँ जी, तो पहली बात तो ये कि टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस अक्रॉस दी वॉल, टाइम के साथ नहीं डिक्रीज कर रहा, एज आई मूव अक्रॉस दी वॉल वो डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस दी वॉल फ्रॉम T1 at the left face हाँ जी, to T2 at the right राइट face, है ना? फेस, मतलब थिकनेस के साथ कर रहा है। हाँ, इसको हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट्स ए टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द वॉल, है ना? हाँ जी सर, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है टेम्परेचर वेरीज विद डिस्टेंस, है ना? ग्रेडियंट का मतलब स्पेस में वेरिएशन को बोलते हैं। हाँ जी सर, अब आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि ये वॉल है और ये टोटल लेंथ L है और ये T1 है और ये T2 है और यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी है K और यहाँ से X डिस्टेंस पे टेम्परेचर कितना होगा, मिडल में निकाला था ना हमने अभी T1 + T2/2। हाँ जी सर, एक जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं, X डिस्टेंस पे टेम्परेचर कितना होगा। L है तो 1 हो।
T2 सर हो गया सर T1 into L minus X minus X T2 by L. तो Tx की वैल्यू आनी चाहिए T1 प्लस T2 माइनस T1 बाय L इंटू एक्स, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है क्या? सर बस उसको सिंपलीफाई कर दिया था मैंने। सर क्या? इसको सिंपलीफाई करके मैंने लिख दिया T1 into L minus X minus X T1 T2 इंटू एल माइनस एक्स प्लस T2 इंटू एक्स by L। बाय एल। तू माइनस बता रहा था। सर माइनस ही आया मेरा, को देखता हूँ। सर मेरा T1 minus T2 है तो सर एक मिनट देखता हूँ। T2 X तो T1 पॉजिटिव तू ये ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ले, सिंपल जर्नल। सर मिल ही नहीं रहा सॉफ्टवेयर सर। विंडोज में मिलेगा, किसमें? तो आईपैड पे नहीं मिलेगा तेरे को ये। सर लैपटॉप में डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ, लैपटॉप में डाउनलोड कर ले, तो मैं इसकी फाइल भेज दिया करूँगा, एज इट इज फाइल तेरे में खुल जाएगी ये। पीडीएफ बनाता हूँ ना इसकी, तो हर पेज की अलग अलग बनती है। तो उसका तो कुछ फायदा ही नहीं फिर। हाँ, तो ये तेरे को फाइल एज इट इज मैं भेज दूंगा। हाँ मतलब जी सर। मैंने गलती की, मेरे को कल वाली फाइल पे करना चाहिए था ये सारा काम, मैंने कोई नहीं नहीं। भी कर लिया। चल कोई बात नहीं। हाँ जी सर आ गया। हाँ मैंने आ प्लस गया? माइनस की गलती थी हाँ। तो ये हमने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ली। एक और क्वेश्चन इस पे करेंगे अच्छा सा, उसके बाद आगे रेडिएशन पे चलते हैं। हाँ जी। तो 3 थिन बार्स हैं, इनको ऐसे जॉइन किया हुआ हमने, ठीक है। हाँ जी। तो ये वाली बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, ए मान लेते हैं इसको, और इसकी लेंथ L1 है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है। इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लेता हूँ, और हाँ जी। इसकी लेंथ L2 है, थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। इसकी लेंथ L3 है, थर्मल कंडक्टिविटी K3 है, ठीक है। हाँ जी। अब ये वाले एंड को हमने T1 टेम्परेचर पे मेंटेन किया हुआ बाय कनेक्टिंग सम सोर्स ओवर हेयर, सोर्स और सिंक कुछ भी हो सकता है। ये वाले एंड को T2 पे मेंटेन किया हुआ बाय कनेक्टिंग सम सोर्स और सिंक, हाँ और जी। इस वाले
एंड को T3 में मेंटेन किया हुआ, तो ये गिवन है T1 T2 T3 मेंटेन्ड है। आपको इनके जंक्शन पे टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। ओके सर। हाँ जी। सर तीनों का एरिया सेम है, तो मैं एरिया के टर्म्स में तीनों को इक्वेट कर रहा था। नहीं नहीं, ऐसे सोच, अगर यहाँ से हीट आ रही होगी, सपोज T1 बड़ा है हाँ जी। और वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी,
हाँ जी। फिर हो सकता है ए मतलब यहाँ से और यहाँ से आ रही हो, इधर जा रही हो ना। हाँ जी सर। बेसिकली आपको ये लगाना है कि अगर स्टडी स्टेट है तो जितनी हीट यहाँ पर आ रही होगी एक तरफ से उतनी आगे जा रही होगी ना। हाँ जी सर। क्यों? सब सब बट हमारा टेम्प वो उसका भी तो ज्यादा हो सकता है, टू भी तो ज्यादा हो सकता है, टेम्परेचर टू। हाँ तो वो नेगेटिव आ जाएगा ना अपने, अब उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अगर अच्छा। मैं टी को T2 से और T3 से ज्यादा मान लेता हूँ तो उधर जा रही होगी, तो वो मैं जब एक्सप्रेशन लिखूंगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। समझ रहा ध्यान से। मान लो रेट ऑफ हीट फ्लो अक्रॉस वन को मैं ये मान लेता हूँ कि ये वहां से 2 से और 3 से बाहर जा रही है, ऐसा मान लेता हूँ मैं। हाँ जी। तो मैं लिखूंगा K1 A इंटू T1 - T/L1 है ना। हाँ जी सर। और यहाँ लिखूंगा K2A T-T2/L2। अब अगर T T2 से ज्यादा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, T2 T से ज्यादा हो तो ये अपने आप नेगेटिव हो जाएगी ना, तो एडजस्ट हो जाएगा इसमें वो। हाँ जी सर। अच्छा, K3। तो पहले वाले क्वेश्चन में भी तो यही किया था ना हमने। हाँ हमने बस जी। यही तो देखा था यार, जितनी हीट इधर से आई उतनी आगे जा रही होनी चाहिए, अच्छा। है ना। हाँ जी सर। ये तो K1। तो K1/L1 × T1 माइनस K1/L1 × T इज इक्वल टू, ए तो कट जाएगा ना, K2 बाई एल हाँ टू जी। टी माइनस K2/L2 × T2 माइनस K3/L3 सॉरी प्लस K3/L3 × T माइनस K3/L3 × T3 है ना। हाँ अब जी सर। ये वाली सारी टर्म्स एक तरफ ले आते हैं। तो K1 T1/L1 और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा, तो K2 T2/L2 प्लस K3 K3/L3। और ये वाली उधर जाके प्लस हो जाएगी, ये प्लस है ही, ये प्लस है ही है यस ना। सर। हाँ जी। तो K1/L1 प्लस K2 K- बाई एल टू प्लस K3/L3 इंटू टी। तो यहाँ से फाइनल आंसर आ गया मेरे पास, T इज इक्वल टू K1/L1 टाइम्स T1 प्लस K2/L2 टाइम्स T2 प्लस K3/L3 टाइम्स T3 होल डिवाइडेड बाय K1 K1/L1 प्लस K2/L2 प्लस K3/L3। L3। ठीक है। हाँ जी सर। तो ये कंडक्शन के ऊपर वैरायटी होगी क्वेश्चंस की। यस सर। ठीक है। यस सर। बात करते हैं रेडिएशन की। तो हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन की बात करते हैं। हाँ जी। तो ठीक है, एक बेसिक बात हमने लिखी थी भी, इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर which does not require a material medium. टू ट्रैवल। यस। बेसिकली इसमें एक हाई टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट से, ये कोई हाई टेम्परेचर पे ऑब्जेक्ट है T1 और ये दूसरा कोई लो टेम्परेचर पे ऑब्जेक्ट है T2। हाँ जी। इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है। तो मान लेते हैं T1 ग्रेटर देन T2 है। तो व्हाट हैपेंस इज T1 के सरफेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट होती हैं सभी डायरेक्शंस में, हाँ जी। और T2 के सरफेस से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होते हैं सभी डायरेक्शन में। ठीक है। हाँ जी।
अब T1 के सरफेस से, बॉडी ए के सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कुछ हिस्सा T2 पे फॉल करता है जिसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और हाँ जी। T2 से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कुछ हिस्सा, मतलब बी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कुछ हिस्सा ऑब्जेक्ट ए पे गिरता है जिसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिसका ज्यादा टेम्परेचर होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रेडिएट करता है, जिसका कम टेम्परेचर होता है वो कम रेडिएट करता है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted in the form of electromagnetic radiations मैग्नेटिक रेडिएशन। depends on temperature। इसका हम पूरा मैथमेटिकल लॉ भी पढ़ेंगे। हाँ जी सर। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और हम एक टर्म डिफाइन करते हैं एमिसिव पावर। एमिसिव पावर होती है कैपिटल ई, और ये रिप्रेजेंट करती है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यस और सर। ये जो एनर्जी रेडिएटेड होती है ये हमारी प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। दिस वाज सजेस्टेड बाय जोसेफ स्टीफन। ठीक है, हाँ जी सर। और इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। एक तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है सिग्मा, और एक बॉडी के लिए कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन। यहाँ पे दो कांस्टेंट मैंने लगाए हैं। एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी कि सबके लिए सेम है, सभी तरीके की बॉडीज के लिए, इसको स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 5, 6, 7, 8। 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट। ये होगी एनर्जी, यानी वॉट हाँ जी। एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया। वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और टेम्परेचर की पावर 4 पर केल्विन की पावर 4। समझ में आया? सर सर पर सेकंड तो आए। वॉट आ गया ना, जैसे एनर्जी जूल पर सेकंड पर यूनिट एरिया, हाँ जी। पावर की यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी सर। एमिसिव पावर की यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। यस सर। सिग्मा होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। एप्सिलॉन इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। कुछ सरफेस जो होते हैं वो ज्यादा अच्छा रेडिएट करते हैं, कुछ बुरा रेडिएट करते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। इट इज मोर फॉर रफ सरफेसेस, डिफ्यूज्ड से सरफेसेस जो होते हैं जिनकी सरफेस फिनिश अच्छी नहीं होती, और इट इज लेस फॉर स्मूथ सरफेसेस। ठीक है, पॉलिश्ड सरफेसेस, जैसे सैंड के लिए एप्सिलॉन ज्यादा होगा क्योंकि सैंड रफ होती है, मतलब सैंडी सरफेस है। तो और अगर आपको मेटालिक सरफेस है तो उसका कम होगा। हाँ जी सर। ठीक है, तो सरफेस फिनिश पे डिपेंड करती है, और इसको बोलते हैं एमिसिविटी। एमिसिविटी। ठीक। यस सर। तो अब यहाँ ध्यान वापिस आ रहा हूँ मैं जरा ऊपर। तो यहाँ पे हमने बात की कि अगर T1 T2 से ज्यादा है तो इसकी जो एमिसिविटी है या एमिसिव पावर है वो ज्यादा होने वाली है इससे, राइट। तो अब इससे रेडिएशन जो इधर को जा रही होंगी हाँ वो जी। कहाँ जा रही होंगी, और जो राइट। इससे
वापिस आ रही होंगी वो कम आ रही होंगी। हाँ जी सर। So there will be a net energy transfer टुवर्ड्स राइट। towards the body of lower temperature, towards B कह सकते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। तो अनलाइक कन्वेक्शन एंड कंडक्शन जिसमें केवल वन वे ट्रांसफर होता है, रेडिएशन में एक्सचेंज दोनों तरफ होता है लेकिन एक तरफ से ज्यादा जा रहा होता है, जा रहा होता है। ठीक है। हाँ जी सर। समझ में आया यहाँ तक? हाँ जी सर। एक टर्म हमने डिफाइन की, एमिसिव पावर, योगी एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज गिवन बाय एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4। एप्सिलॉन आपका रफ सरफेस के लिए ज्यादा होता है। हाँ जी सर। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स behave differently for different wavelengths of light emitted, of radiations emitted. बिहेव डिफरेंट। मतलब ये कि वो बायस्ड होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को ज्यादा एमिट करते हैं, किसी दूसरी वेवलेंथ को कम एमिट करते हैं। तो जो एमिसिव पावर है ऑब्जेक्ट की कैपिटल ई, वो तो टोटल है। एमिसिव पावर जो मैंने अभी कैपिटल ए लिखी थी वो टोटल थी, मतलब टोटल कितनी एनर्जी सभी रेडिएशंस की फॉर्म में उसने रेडिएट की। हाँ जी हाँ जी। एक और टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को स्मॉल ई और साथ में लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या बताती है कि आउट ऑफ टोटल एमिसिव पावर ई कितनी एनर्जी हाँ किसी जी पर्टिकुलर वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो हाँ जी। क्या थी टोटल एमिसिव पावर? एमिसिव पावर। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल वेवलेंथ्स, है ना। हाँ जी सर। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल वेवलेंथ्स का मतलब है कि सभी वेवलेंथ्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी एनर्जी निकलती सबका सम टोटल है। करेक्ट सर। आउट ऑफ दिस, suppose DE is the amount of energy radiated per second per unit area, यूनिट एरिया। in the wavelength range lambda to lambda plus d lambda। मतलब 5000 और 5, सपोज आप 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग एमिसिव पावर देखना चाहते हो, तो आप 5000 एंगस्ट्रॉम के आसपास का एक जोन बना लेते हो कि चलो 4990 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5010 एंगस्ट्रॉम तक की रीजन में जितनी आ रही होंगी उन सबको मैं अप्रोक्सीमेटली 5000 मान लूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट एक वेवलेंथ के लिए मेजर करना तो पॉसिबल नहीं होता। नहीं होता। यस सर। Then the spectral emissive power is dE by d lambda। ठीक है। यस सर। अब ऐसा ऑब्जेक्ट जो सारी वेवलेंस को रेडिएट करने की कैपेबिलिटी रखता हो, सभी ऐसे होते नहीं, बट ऐसा ऑब्जेक्ट जो हर अभी वेवलेंस को, मैं ये नहीं कह रहा सभी वेवलेंस को बराबर रूप से एमिट करता हो, लेकिन वो सभी टाइप की वेवलेंस को, ऑल पॉसिबल वेवलेंस को रेडिएट करने की कैपेबिलिटी रखता हो, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तूने तो केमिस्ट्री में ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत कॉमनली तूने टर्म सुनी होगी। तो ब्लैक बॉडी इज ए हाइपोथेटिकल, बिकॉज प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता नहीं है, तो हाइपोथेटिकल बॉडी which is capable of emitting all possible wavelengths।
एक मिनट होल्ड कर। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी। ब्लैक बॉडी एक ऐसी हाइपोथेटिकल बॉडी विच इज केपेबल ऑफ एमिटिंग ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स। ब्लैक बॉडी के लिए ये जो टर्म है एमिसिविटी, जो मैंने वो लॉ में लिखी थी, हाँ जी। 1 होती है। अच्छा हाँ जी सर। वो नाम भी देते हैं, वो जो हमने वहां पे एक एक्सपेरिमेंट लिखा था, ये वाला, ये रहा, इसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन। फॉर रेडिएशन। ठीक है। हाँ जी। ये जो एमिसिविटी है, ये नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करती है। ब्लैक बॉडी के लिए ये 1 होती है। ठीक है। हाँ जी सर। और इसके लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बन जाता है, अब मैं यहाँ बी लगा दे रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक बॉडी यस। सिग्मा टी की पावर 4। ठीक है। यस सर सिग्मा, अब क्योंकि वो तो ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकलती हैं उसमें सारी वेवलेंथ प्रेजेंट होती हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंप्राइज ऑफ ऑल वेवलेंथ, कुछ कम कुछ ज्यादा। ठीक है। हाँ जी सर। अगर हम एनालिसिस करें ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशंस का और एक ग्राफ बनाए, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा। ई लैम्डा क्या है? सही एमिसिविटी। स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल। एमिसिव पावर। थोड़ी सी टर्म्स नहीं है, थोड़ा सा याद करने में टाइम लगेगा। एक थी एमिसिव पावर। एमिसिव पावर थी कुल मिला के कितनी एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया रेडिएट हुई। जब मैंने उसके आगे लगा दिया स्पेक्ट्रल, मतलब मैं वेवलेंथ वाइज बात कर रहा हूँ, है ना, हाँ जी सर। अलग अलग वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग। तो मैं एक ब्लैक बॉडी का अगर ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ बनाऊंगा तो पहली बात तो ये ग्राफ कंटिन्यूस आएगा। कंटिन्यूस आने का मतलब है कोई वेवलेंथ मिसिंग नहीं होगी। ऐसा अरे नहीं हाँ। है कि ऐसा ग्राफ आ रहा है मतलब कुछ वेवलेंथ है कुछ नहीं है, ना। हाँ जी सर। तो एक तो ये ग्राफ कंटिन्यूस आएगा, और दूसरा ये एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ग्राफ आता है। और वाई डू आई कॉल इट एज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर आपके पास रैंडम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जनरेशन हो रही है तो मॉडरेट रेंज वाली जो वेवलेंस होंगी उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी निकलने की, और बहुत एक्सट्रीम वेवलेंथ, बहुत छोटी या बहुत बड़ी बड़ी। वेवलेंस की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो आपको इसलिए ऐसा ग्राफ देखने को मिल रहा है। समझ में आ रही है? ये एक नॉर्मल सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी ऐसा सर। हमने गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड के लिए भी देखा था शायद। हाँ जी सर देखा था सर। तो ये हमारा एक मॉडरेट रेंज ऑफ वेवलेंथ में आपको मैक्सिमम एमिशन देखने को मिलेगा। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी रहती है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो ई लैम्डा है वो मैक्सिमम आता है। ठीक है। हाँ जी। तो अगर ब्लैक बॉडी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे है तो उससे निकलने वाली रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम हमें ऐसा देखने को मिलता है, और उसमें बहुत कम वेवलेंस वाली रेडिएशंस की इंटेंसिटी भी कम होती है, और बहुत ज्यादा वेवलेंथ वाली वेवलेंस के कॉरस्पॉन्डिंग भी इंटेंसिटी कम होती है। ज्यादातर जो इंटेंसिटी है वो एक मॉडरेट रेंज ऑफ वेवलेंथ में मिलती है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी आती है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने को मैक्सिमम एमिशन देखने को मिलता है। Now it हाँ is जी सर। found that this wavelength is inversely proportional to the absolute temperature. जो lambda m है it is found to be inversely proportional to the absolute temperature, और इसको बोलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? तो वेन जो बंदा था इसने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे एनालाइज किया और उसने देखा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें हाँ जी। तो ये ग्राफ ऐसे हो जाता है और वो पीक डिस्प्लेस हो जाती है लेफ्ट साइड की तरफ, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एमिशन अपने को देखने को मिल रहा था। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जाता है वो वेवलेंथ डिक्रीज करती चली जाती है, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहता है। ठीक है। यस सर। सर अगर टेम्परेचर को इतना बढ़ा दे कभी जीरो हो सकती है? नहीं, रेडिएशंस तो निकलेंगी ही निकलेंगी ना यार। यू कैन नॉट हैव जीरो वेवलेंथ, जीरो वेवलेंथ इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। हाँ जी सर। मतलब क्या लॉजिक ही क्या है ये पूछने का? जीरो सर वेवलेंथ ग्राफिकली। रेडिएशंस निकल रही है मतलब कुछ नहीं निकल रहा ना यार। जीरो वेवलेंथ इज नॉट पॉसिबल। हाँ जी सर। मैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ जीरो नहीं हो सकती ना। हाँ जी सर। लैम्डा एम को बी बाय टी लिखते हैं। बी इज द वेन्स कांस्टेंट और बी की वैल्यू 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होती है। यस सर। अगर हम सन को एक ब्लैक बॉडी मान लें हाँ जी। और हम सन से आने वाली सनलाइट का एनालिसिस करते हैं और उसका एनालिसिस हमें बताता है कि सन येलो दिखता तो है ही हमें, दिखता तो है ही येलो सन हमें। हम उसका एनालिसिस करते हैं तो वी फाइंड दैट कि उसमें सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी है वो लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग होती है। ठीक है। तो हम रोज सनलाइट रिसीव करते हैं तो हम आने वाली रेडिएशंस का एनालिसिस करते हैं तो वी फाइंड एक्सपेरिमेंटली कि दैट 5000 एंगस्ट्रॉम इज द वेवलेंथ। तो कैन यू एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ सन? So it will be mostly. So the veins constant something like that. तो टेम्परेचर ऑफ द सन कैन बी एस्टिमेटेड बाय द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और ये हो जाएगा 2.898 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में ले आते हैं। -10। हाँ जी सर। कितना आया? ऊपर 10⁻⁷ तो हो गया। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दियो ऊपर नीचे। तो नीचे 10,000 हो गया ना। हाँ जी सर। अच्छा हाँ तो बेटर हो जाएगा ये आंसर। से +3, तो +3 ये बचा और इसका डबल और बचा। 816। क्यों? सर नीचे 10,000 4 6 में से 3 क्या 3। अच्छा ठीक है सर। 4 5 7 9। तो 5796 केल्विन है ना। हाँ जी सर। कम है सर वैसे में। नहीं, इतना ही एस्टिमेटेड है। कहीं से भी तू सर्च मार के देख ले 6000 केल्विन सन के आउटर सरफेस का टेम्परेचर, आउटर सरफेस का, बिकॉज ये रेडिएशन सरफेस फिनोमेना है। तो सरफेस का टेम्परेचर एस्टिमेट कर पा रहे हैं। कोर के अंदर तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। हाँ जी। सन के सरफेस का टेम्परेचर और भी तरीके से हमने एस्टिमेट किया हुआ, तो 6000 केल्विन के आसपास रिपोर्ट किया जाता है। यू कैन चेक दिस डेटा। और ये हम देख अर्थ पे बैठे बैठे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की हेल्प से हम एस्टिमेट कर पा रहे हैं कि ऐसा होता चाहिए था। जैसा। ठीक है। हाँ जी सर। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक तो हमें ये ग्राफ की शेप याद करनी है हाँ जी। और हमें ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ याद करना है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, ये जो एरिया है इस ग्राफ का, एरिया इनक्लोज बाय दिस ग्राफ,
y वर्सेस x ग्राफ का एरिया इंटीग्रेशन y dx होता है। होता है सर। तो इंटीग्रेशन y dx का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ e लैम्डा d लैम्डा। क्यों? यस सर, करेक्ट सर। तो इसका जो एरिया होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा होगा। होगा, यस सर होगा। ई लैम्डा को कैसे डिफाइन किया गया था? सर ई लैम्डा को स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इट वाज डीई बाय डी लैम्डा, राइट? राइट सर। तो ई लैम्डा डी लैम्डा तो डीई बन गया ना, और डीई का इंटीग्रेशन ई बन गया, ई बन गया, यस सर। और ई सिग्मा टी की पावर 4 होता है। यस सर। तो एक तो ये याद रखना है कि द एरिया enclosed by this graph with wavelength axis represents the total emissive power and therefore it is proportional to fourth power of the temperature। ठीक है? यस सर। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने एक ब्लैक बॉडी के लिए ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ बनाया। एक बार मैंने टी टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया, हाँ जी। एक बार मैंने 2T टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया। तो इनके एरियाज में कितना डिफरेंस आएगा? तो जो ये वाला एरिया इनक्लोज हो रहा है और जो नीचे वाला एरिया इनक्लोज हो रहा है उसको अगर कंपेयर करूं सर 32। तो ये ब्लू वाला एरिया A1 और रेड वाला एरिया A2, तो A2 ओवर A1। A1। सर तो ये 2 to the power 4 32 2 to the power 4 बच्चा ऊपर। 2T की पावर 4 और और ये नीचे रहेगा T की मेरा पावर नीचे 4। वाला T की पावर 4, तो 2 की पावर 4 16 आ गया ना। अच्छा, फिर 5 कर रहा था, 32 का भी आ रहा था। ठीक है? हाँ जी सर। अगर इनकी पीक कंपेयर करूं, तो हाँ जी। पीक के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ और इसकी पीक के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, ये लैम्डा एम है तो ये लैम्डा एम बाई 2 आएगी। क्यों भाई? टेम्परेचर डबल होने से डबल हो गया तो हाथ बात जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इमिशन देखने को मिलता है वो छोटा हो जाएगा ना। हो जाएगा। हाँ जी सर, मछली प्रोपोर्शनल। क्या लगता है, येलो स्टार और ब्लू कलर का स्टार विच इज गोइंग टू बी हॉटर? वेवलेंथ। येलो स्टार है, ब्लू स्टार भी है। हाँ जी सर, ब्लू स्टार। क्यों? सर उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है ब्लू कलर की। तो ब्लू स्टार में उसका कलर ब्लू है ना, हाँ जी। उसका कलर ब्लू है, इसका मतलब उसमें डोमिनेंट वेवलेंथ कौन सी है? ब्लू कलर की। ब्लू कलर की, हाँ जी। और हमें मालूम है कि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है येलो कलर से। नहीं मालूम है तो याद करा देता हूँ। विब ग्योर, वेव की और। वेव इसमें की और। ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में अरे हाँ। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लिखा हुआ है। नहीं हाँ हाँ मालूम है हाँ। तो ये वॉलेट है, वॉलेट के इधर अल्ट्रा वॉलेट होता है और अल्ट्रा वॉलेट बहुत खतरनाक होता है। तो अल्ट्रा वॉलेट की एनर्जी ज्यादा होती है और एनर्जी ज्यादा है मतलब वेवलेंथ कम, वेवलेंथ कम है। एनर्जी अच्छी इसी। वाला लैम्डा होती है, मालूम है ना। हाँ जी सही तो याद तो वॉयलेट अल्ट्रा वॉयलेट याद रहेगा ना, वॉयलेट से अल्ट्रा वॉयलेट, और अल्ट्रा वॉयलेट हाई एनर्जी की लाइट होती है, कैंसर कॉजिंग रेज होती है वो, तो उनका वेवलेंथ कम होता है। ठीक? होता है। हाँ जी सर। तो ब्लू कलर का वेवलेंथ कम है येलो से, और इसका मतलब उसका जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा, है ना। हाँ जी सर। तो तेरे बर्नर की फ्लेम में गैस बर्नर है, तो गैस बर्नर की फ्लेम में आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं। यस सब कहीं पे बीच में रेड येलो। दिखता है, कहीं पे येलो भी दिखता है,
कहीं पे ब्लू दिख ब्लू, रहा है ना। हाँ जी सर। कहाँ ज्यादा अच्छा कंबस्शन हो रहा है? सर रेड पे। ब्लू पे ज्यादा अच्छा कंबस्शन हो रहा है, मतलब वो हाई टेम्परेचर है ना यार। अरे हाँ, तो क्यों? रेड लो टेम्परेचर वाला जोन है ना। हाँ जी सर, वहाँ पे हाथ जलता नहीं। अबे ब्लू पे हाथ जलेगा। सर वह कह रहा हूँ रेड पेन जलता नहीं है। हाँ तो रेड तो रेड पे, जहाँ पे रेड है वहां पे इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा होगा, तभी वहां पे टेम्परेचर कम है, तभी वो रेड दिख रहा है। हाँ जी सर। और जहाँ ब्लू दिख रहा है इसका मतलब वहां टेम्परेचर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वहां ज्यादा अच्छा कंबस्शन हो रहा होगा, होगा, हाँ जी सर। है ना। हाँ जी सर। एक तेरे पास लोहे का पीस है, डल ब्लैक आयरन, जंग लगा हुआ, रस्टेड। तो रूम टेम्परेचर पे एक रस्टेड आयरन की बार है तेरे पास, तो वो हाँ तेरे जी। को डार्क ब्राउन या ब्लैकिश सी दिखाई देती है, ठीक है। हाँ जी। इसको गर्म करना शुरू करते हैं। तो हाँ जैसे जी। जैसे इसको हीट करेंगे, इससे निकलने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगी, हाँ जी। है ना। तो हाँ जब ये जी सर। रूम टेम्परेचर पे थी, जब ये रूम हाँ, टेम्परेचर पे थी, तो रूम टेम्परेचर आपका मान लो तुम 23। 300 केल्विन है ना। तो रूम टेम्परेचर जो है वो 300 कैलोरी। 300 केल्विन। तो 300 केल्विन के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा एम अगर मैं निकालूंगा, तो 2.898 इंटू 10⁻³ अपॉन 300। 300। तो ये हो जाएगा, ये 0.96 इंटू 3739। 10⁻⁶, राइट। राइट सर। 9.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर, है ना। हाँ जी सर। तो ये हो जाएगा तेरा 9600 एंगस्ट्रॉम। तो अगर रूम हाँ टेम्परेचर 300 केल्विन पे, तो ये वेवलेंथ रेंज आएगी। जो हमारी विबग्योर होता है ना, हाँ जी। विबग्योर में ये 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, और ये 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। हाँ जी। तो ये तेरा इंफ्रारेड रीजन में है। अच्छा, विजिबल रीजन नहीं है। तो रूम टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे अगर तेरे पास कोई आयरन बार है, तो उसमें से जो रेडिएशंस निकल रही होंगी, इंफ्रारेड ज्यादा निकल रही होंगी, या उससे और बड़ी वेवलेंथ जो तेरी रेडियो वेव माइक्रोवेव रीजन में जा रही होंगी वो निकल रही होंगी, और वो इतनी ज्यादा होती नहीं। जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, हाँ जी। तो वेवलेंथ विल शिफ्ट टू लोअर वैल्यूज, है ना। हाँ जी सर, डिक्रीज होगी। तो व्हेन दी वेवलेंथ शिफ्ट टू द लोअर वैल्यूज, तो वो पहले इसके पास पहुंचेगी, हाँ जी। तो ये रेड हॉट हो जाएगी। हाँ जी। लोहे को गर्म करते हैं लाल हो जाता है ना। रहता है, यस सर। लाल क्यों हो जाता है, अब समझ में आ रहा है। हाँ जी सर। और गर्म करेंगे तो येलो हो जाएगा। हाँ जी देखा है, सुना है कभी तूने व्हाइट हॉट आयरन, सुना कभी तूने रेड हॉट आयरन, व्हाइट हॉट आयरन। सर, रेड हॉट सुनना है। व्हाइट हॉट उससे भी गर्म होता है। कभी मोल्टन आयरन देखा तूने? सर मैंने वो देखा जो बहुत गर्म करके लाल हो जाता है आयरन, उसको नहीं, उसकी टाटा पिक्चर। स्टील की ऐड देखी होगी, पिघला हुआ लोहा देखा होगा, ब्राइट येलो कलर का। सर उसकी, हाँ, थॉर की मूवी में देखा था जब वो लोहा गर्म टर्मिनेटर करता मूवी में उसको आखिरी में मोल्टन आयरन में फेंक देता है वो, है। हाँ जी सर। है जो हाँ, टर्मिनेटर 2 है, जो उसके अंदर जो वो बंदा होता है जो वापस जुड़ जाता होता है मेल्ट जुड़ कर जाता है। करके, हाँ जी सर, उसमें। उसको आखिरी में लोहे की भट्टी में फेंकता है वो। हाँ जी। तो व्हाइट होता है ना, व्हाइट मतलब ब्राइट येलो कलर का। हाँ जी सर, वो होता है। वो येलो मतलब आयरन का टेम्परेचर लोअर वैल्यूज आ जाएगा, तो फर्स्ट इट बिकम्स रेड, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, देन इट बिकम्स येलो। तो जो नॉर्मल वो टूल्स बनाने वाले होते हैं ना, वहां तेरे को रेड हॉट आयरन ही मिलेगा, लेकिन अगर तुम उसको और गर्म कर लोगे तो वो येलो ही साइड पे चला जाएगा। कभी तंदूर में भट्टी में देखा है, जहां पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है वहां पे बहुत ब्राइट येलो दिख रहा होता है। हाँ जी सर। देखा कोयले का कंबस्शन जितना अच्छा होता चला जाता है, उतना ज्यादा येलोइश ग्लो आता है। जब डल होता है तो रेड होता है, होता है। कम, हाँ जी सर। है ना।
हाँ जी, हाँ जी सर, देखा है। और हीट करेंगे तो इट बिकम्स वाइट। वाइट इसलिए क्योंकि जब सारे कलर सारे होते हैं तो वाइट दिखता है अपने को, ऐसा नहीं है ना कि रेड खत्म ही हो गया। हाँ जी सर। ठीक। हाँ जी। तो ये आपको कलर चेंजेस एक्सप्लेन कर रहा है कि देखो क्यों ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कलर चेंजेस होते हैं। तो जो हमारा पुराने जमाने वाला टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब है वो इसी प्रिंसिपल पे तो काम करता है। हाँ, इतना गर्म हो जाता है क्यों? वो इतना गर्म हो जाता है कि उसमें से निकलने वाली रेडिएशंस विजिबल रीजन में आ जाती हैं। ये ठीक है। हाँ जी सर। क्लियर। यस सर। इसके बाद किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ कहता है कि गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, गुड रेडिएटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स एज वेल। अरे, तो जो जितना अच्छा रेडिएट करने की कैपेबिलिटी रखता है वही उतना अच्छा एब्सॉर्ब करने के लिए। एब्जॉर्ब करने की भी कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है। हाँ जी। किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जब रेडिएशंस पड़ती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे अगर रेडिएशंस पड़ती हैं तो उस रेडिएशंस में से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, हाँ जी। कुछ ट्रांसमिट हो जाती हैं दूसरी तरफ। हाँ जी। अगर मोटा सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो जल्दी ट्रांसमिट नहीं होती, और कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक। हाँ जी। अगर टोटल एनर्जी क्यू इंसिडेंट है तो ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। हाँ जी। हम तीन पैरामीटर से इसके सरफेस को करेक्टराइज करते हैं। एक इसकी रिफ्लेक्टिव पावर या रिफ्लेक्टेंस विच इज क्यू आर बाई क्यू। हाँ जी। एक इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्प्टेंस विच इज क्यू ए बाई क्यू। एक इसकी ट्रांसमिट। ट्रांसमिटिंग पावर या ट्रांसमिटेंस विच इज क्यू टी बाई क्यू। ठीक है। हाँ जी सर। इन तीनों का सम 1 आएगा, लग रहा है। चल क्यू। हाँ सर, क्यू टी क्यू ए प्लस क्यू आर तो क्यू ही हो गया, क्यू बाई क्यू सी बिल्कुल 1। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी सर। वन। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, हाँ जी। क्योंकि वो हर वेवलेंथ को एमिट करने की कैपेबिलिटी रखता है तो वो हर एक को एब्जॉर्ब करने की भी कैपेबिलिटी रखता है। ये किरचॉफ्स लॉ हो गया तेरा, है ना। गुड एमिटर्स और गुड एब्जॉर्बर। पॉपर्स। यस सर। ब्लैक बॉडी को कैसे डिफाइन किया था? जो हर वेवलेंथ को रेडिएट कर सकता है। जब वो हर वेवलेंथ को रेडिएट कर सकता है तो वो हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। इसका मतलब उसकी रिफ्लेक्टेंस जीरो है, ट्रांसमिटेंस जीरो है। ठीक है। हाँ जी सर। एक हाइपोथेटिकल केस डिफाइन कर लेते हैं, परफेक्टली वाइट बॉडी। तो उसका A0 R1 T0। तो उसका आर हो जाएगा 1, ए 0, हाँ, टी 0, T0। और एक हो गया परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉडी, वैक्यूम। अब T1 हो गया। तो उसका ट्रांसमिटेंस हो गया 1, बाकी हो गया 0। ठीक है। हाँ जी सर। तीनों हाइपोथेटिकल, होता कुछ नहीं, लेकिन ठीक है, कंपेयर करने के काम आता है। हाँ जी सर। जनरल फॉर अ बॉडी ये भी 1 से कम होता है, ये भी 1 से कम होता है। तो ठीक है। हाँ जी।
इसलिए ट्रांसमिटेंस भी 1 से कम होता है। अब जैसे ग्लास है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है हमारा, हाँ इसका जी। मतलब ये नहीं कि ग्लास हर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट है, वो विजिबल लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, हाँ जी। इट इज रिटन एज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, वी इग्नोर दी ट्रांसमिटेंस, है ना। हाँ जी सर। तो जब तक हमें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम टी को 0 मान के चलते हैं और a प्लस आर को 1 मान के चलते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक। यस सर। क्लास है आगे तेरी? 10 है। हैं? 10:30 सर। चल ठीक है, फिर ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, 10 मिनट का और रह गया, पढ़ा दूंगा, फिर अगली क्लास में कर लेंगे इसको 10 हाँ जी सर। चलो ओके सर। ठीक है बेटे, बाय सर। बाय बेटा। बाय सर।